अब मैं अनुरोध करूंगी प्रतिबद्ध प्रयास कुरुक्षेत्र के प्रेसिडेंट श्री रोशन लाल जी से कि वे मंच पर आएं और आप सबका अभिनंदन करें। यहाँ उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजशेखर वुंडरू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा, श्री एस ढिल्लों IAS रिटायर्ड और मेरे बैचमेट, श्री संदीप गोयल आज के गेस्ट ऑफ ऑनर रिप्रेजेंटिंग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं इस प्रोग्राम के, और मेरे गुरुजी जिन्होंने 75-76 में मुझे कंपनी लॉ पढ़ाया और बाद में 5 साल हमने दोनों ने मिलकर पढ़ाया कॉमर्स डिपार्टमेंट में एज कोलीग। तो फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड और फाउंडर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डॉक्टर DS भारद्वाज, डॉक्टर RK कड़वासरा जी, सीनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, या मैं ये कहूँ कि कैंसर बीमारी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं रोहतक में, PGI रोहतक में, श्री RC वर्मा, मिसिज अलिप्त ढिल्लों, जगदीप डांडा ADC अम्बाला, और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री GS सेखों, क्योंकि अब मैं भी वकील बन गया हूं तो वकील बिरादरी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं कुरुक्षेत्र में और हमारे विशेष अनुरोध पर ये आए हैं। अब अन्य सभी प्रतिष्ठित महानुभाव जो भी हमारे अनुरोध पर आए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मिसिज गोयल शायद साथ में बैठी हैं, आपका भी स्वागत है। और मैं किसी का नाम लेने से चूक गया हूं, झा साहब बैठे हैं, प्रिंसिपल DAV कॉलेज पेवा, और श्री हेमराज यादव जो हमारे बहुत ही बड़े संगीत प्रेमी हैं, चीफ आर्किटेक्ट हैं हुड्डा में, वो चंडीगढ़ से स्पेशल हमारे अनुरोध पर आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो मैं और जो भी हमारे आज के अवार्डीज़ हैं, जो एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्डी हैं, हमारे अनुरोध पर आए, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। ये आज का हमारा चौथा वार्षिक समारोह है संस्था का। आज के हमने जो थीम रखे हैं, क्लीन एनवायरनमेंट फॉर ऑल, रोड सेफ्टी अवेयरनेस और फाइटिंग कोरोना वायरस, ये हमारे आज के थीम हैं। तो क्योंकि खाली थीम को बताने के लिए हम लोगों को बुलाएं तो वो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, तो इसलिए गाने बजाने को साथ में जोड़ा जाता है कि ताकि उस लालच में आप लोगों को बिठाया जाए। और ये जो साइड में ये हमने लगा रखे हैं पोस्टर्स कि ये आप बार बार देखें, आपके उसमें मन पर ये असर करें। तो सबसे बड़ी तो चीज़ है एनवायरनमेंट की, जो हमारी डिग्रेडेशन हो रही है, पेड़ कम होते जा रहे हैं, हम पेड़ काटते हैं, लगाते कम हैं। तो बड़ा खूब कहा कि सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि आगे ऑक्सीजन आपको खरीदनी पड़ेगी, जैसे पानी की बोतल लेते हैं। बच्चों को भी एक ऑक्सीजन की बोतल लगा के स्कूल में भेजना पड़ेगा। तो पेड़ों का हमें ध्यान करना चाहिए। इसी तरह से रोड सेफ्टी अवेयरनेस कि आप रक्तदान अवश्य करिए, पर सड़कों पर नहीं। सड़क पर जो रक्तदान आप करते हैं उसका कोई फायदा नहीं, वो वेस्ट जाता है।
रक्तदान करना है, अस्पताल में जाइए, डिस्पेंसरी में जाइए, और किसी जगह अच्छी जगह करिए जहाँ से वो अस्पताल में पहुँच सके, किसी के काम आ सके। इसी तरह से तेज़ रफ्तारी मौत की तैयारी, लिमिट में चलाएं आप गाड़ी, जगह जगह लिमिट लगी है, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। पर हम ये जोश में कई बार नहीं मानते। अभी एक बच्चा जिसको आज एक अवार्ड मिलना था, बड़ा ये दुख का विषय है कि वो बच्चा देखो बिहार के समस्तीपुर ज़िले से आके, उसके माँ बाप मजदूर हैं, हमारे पड़ोस के गांव में आके वो रह रहे थे, और बच्चे को हमारे गांव के स्कूल में 10वीं में दाखिल कराया, और उस बच्चे ने 10वीं कक्षा में बोर्ड में अनुसूचित जाति वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उसको आज अवार्ड मिलना था। तो जब मैंने उसका जो नंबर स्कूल से मुझे मोबाइल नंबर आया, तो मैंने संपर्क किया बताने के लिए भी इस दिन प्रोग्राम है। पता चला कि 3-4 महीने पहले सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो चुकी। उसकी माताजी शायद यहाँ आई हैं हमारे अनुरोध पर। बहुत दुखदाई है ये। 4 बच्चे मोटरसाइकिल पे थे, 4 बच्चे। बताइए कौन सा कानून है 4-4 बच्चे चले? उससे सबक सीखना चाहिए हमें औरों को। 4 बच्चे एक मोटरसाइकिल पे, कोई हेलमेट नहीं, ट्रक से टक्कर हुई, 2 बच्चे ऑन द स्पॉट चले गए। ये जानें बचाई जा सकती हैं अगर हम सड़क के यातायात के नियमों का पालन करें, गाड़ी में अच्छा ईंधन इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। इसी तरह से अब कोरोना के बारे में एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन कोरोना वॉरियर्स को नमन करता हूँ जो हमें बचाते बचाते अपने प्राणों की आहुति दे गए। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी और फ्रंट लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में जो वर्कर्स हैं, पुलिस वाले, आर्मी वाले, जहाँ जहाँ जो उसमें लगे हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं कि उनकी बदौलत ही, भगवान की दया से, कि हमारे जैसे सीनियर सिटीजन भी जिनको डायबिटिक्स भी है और भी दिक्कतें हैं, फिर भी अभी तक भगवान की दया से कोरोना से बचे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि ये कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए लड़ रहे हैं। और एक ये जो वहम लोगों को हो गया है कि नहीं ये तो एक वैक्सीन बेचने के लिए चलाया गया बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ही रिश्तेदारी में एक 32 साल का जवान पंजाब पुलिस में, कमांडो पुलिस में और सीएम पंजाब की सिक्योरिटी में था। कोरोना हो गया, कोई नहीं बचा सका उसको। जो पहले ये था ना भ्रम कि जवानों को नहीं होता है, ये सबको होता है, किसी को नहीं बचना। तो ये इसके प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं कि मास्क और 2 गज की दूरी दूसरी लहर रोकने के लिए है ज़रूरी। ये दूसरी लहर को ही डॉक्टर्स मुझे बताते हैं कि ये ज़्यादा डेंजरस है पहले वाली से भी। तो संभल जाएं हम, कुछ शर्म नहीं करनी चाहिए। मास्क पहन लिया, ये शर्म की बात नहीं है। आप अपना भी बचाव कर रहे हैं, अपने औरों का भी बचाव कर रहे हैं। और ये हमें अब डिस्टेंसिंग रख लें हम। मैं गांव में जाता हूँ, शादियों में देखा एकदम आदमी से आदमी सटा, धक्का मुक्की हो रही है। भाई लाइन में लग के थोड़ा 4-4, 5-5 फुट की दूरी पे खड़े होकर भी खाना लिया जा सकता है। मारा मारी चाट की उस पे स्टॉल पे तो भीड़ इतनी है कि बस नंबर नहीं आता। ये चीज़ें हमें लापरवाही से नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो हमें इसका वो बचाव में ही बचाव है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो भी ये नहीं सोचे कि वैक्सीन लगवा ली अब कुछ नहीं हो सकता। वैक्सीन के बाद भी मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग रखनी है। वैक्सीन का ये फ़ायदा कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि शायद अगर दोबारा हो भी गया तो मरेगा नहीं आदमी, फेटल नहीं होगा वो। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें कुछ नहीं लगता। मास्क बड़ा सस्ता, घर में बना लो आप। अब ये मेरा ये घर में बना हुआ है, मैं बाहर का पहनता ही नहीं हूँ। जितनी बार मर्जी धो लीजिए आप, दिन में 2 बार धो लो, 10 बार धो लो। तो ये जो चीज़ें हमें
करनी चाहिए, तभी हम अपने को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें कोई मतलब कोई बहादुरी नहीं है कि नहीं नहीं भाई मेरा कुछ नहीं होता, मैं मास्क नहीं पहनता। जब हो जाएगा, वो मेरे कज़न बैठे हैं निर्मल जी, मेरी मौसी के बेटे हैं, कोरोना हो गया, यहाँ अस्पताल में रहे, सीरियस हो गए, 1/3 फेफड़े काम कर रहे थे, और फेफड़ों का ही खेल है इसमें सांस लेने के लिए। ये किस्मत अच्छी थी कि मेदांता में ये चले गए और ठीक हो गए। मेदांता जैसी जगह में भी, बड़े बड़े अस्पतालों में भी बेड नहीं मिलते, कहीं से सिफारिश लगा के बेड मिला इनको। जो आप ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं होता, जिसको हो गया वो नहीं बचता, उसको पूछिए आप। अब इनसे बाद में निर्मल जी से मिलके पूछना भी क्या चीज़ होती है ये। तो ये चीज़ें जाने बचाई जा सकती हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये जो तीनों हमारे थीम्स हैं, ये मैसेज देना हमारा मकसद है। और अगर इसमें कुछ भी, जितने भी आप बैठे हैं, कुछ के भी ये बातें याद रहेगी, अमल में आ गई, मैं समझूंगा कि हमारा ये प्रयास, आज का प्रतिबद्ध प्रयास का ये सफल रहा। तो एक बार पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए समय कैसे बीत जाता है। 1991 की बात, आज से 30 साल पहले, जब आज के मुख्य अतिथि मैं DC सिरसा होता था, ये मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे एज IAS अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग ये आए थे। और बड़ा अच्छा लगता है कि आप आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत उसका एक सुखद अनुभूति है। तो मैं इनको कहा, तो इन्होंने कहा कि जी नहीं सर, मैं कोई मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं तो बच्चा हूँ आपका। मैं कहा नहीं भैया, मुख्य अतिथि होता है। बच्चों को अवार्ड तो देने को तो हम भी दे सकते हैं, पर जो ऑफिसर है उससे, अगर पोजीशन में है, उससे अवार्ड दिलाए जाएं तो बच्चों का हौसला बनता है। तो मैं एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।